नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए आज हम बात करेंगे सी टेट पेपर 2026 की जो 7 फरवरी को हुआ था, उसका उसका जो सेट जेड है उसके बारे में कि किस तरीके से आया था। इसमें हम सीडीपी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आइए हम जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेशन अपना 30 नंबर का होता है। तो पहले हम इसको निपटाते हैं, उसके बाद हम गणित, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश में आए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत मदद करती है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है मतलब मैंने इसको जो है क्वालिफाई किया इस पेपर को जनरल से भी। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। आइए सर्जेट के बारे में बात करते हैं। तो यह सर्जेट सी टेट पेपर सेकंड है, ये जो 6 to 8 टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जो है 2026 का है। आइए इसका पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल भाषा में रहता है। आप चाहे जिसमें पढ़ सकते हैं। आपको मैं सलाह दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, और जो है हिंदी में आप अगर प्रेफर करते हैं हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप इंग्लिश में पढ़िए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन पहला है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अभिकथन ए है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। भैया कंपेरिजन करना, तुलना करना तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। कंपेरिजन नहीं करना है, जो नेगेटिव वर्ड है उनको आपको हटाना है। तो ए नंबर तो हो नहीं सकता। अब उसका कारण देखते हैं। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। जन्मजात नहीं, ये भी गलत है। तो देखिए ए और आर दोनों गलत है, और इसमें जो लाल कलर से गोला जो है आपको दिख रहा है, यह इसमें सही आंसर है। इसमें जो है ए और आर, यह जो तीसरा नंबर है ये राइट आंसर है। ए और आर दोनों गलत है। चलिए आइए हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है, कोशिश कर रही है कि वे, पहला है जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। भैया यार जेंडर भेदभाव को मजबूत कैसे करेगी भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ठीक है ना, ये गलत है। जेंडर पहचान को सक्षम करे। भैया जेंडर पहचान अलग अलग लिंग ये तो करनी नहीं है, ठीक है ना, सभी को एक समान मानना है, तो ये भी गलत है। जेंडर स्थिरता का निर्माण, भैया जेंडर जेंडर स्थिरता कहाँ करे, जेंडर स्थिरता तो करना ही नहीं है, जेंडर वाइज नहीं करना। यहाँ देखिए अंतिम है चेंडर रूढ़ियों को तोड़े। हाँ, जो भाई आप जेंडर वाइज है उसको जो है उस मिथ को तोड़ना है, यानी ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप्स, ठीक है ना। तो इसका चौथा जो आंसर है, चौथा आंसर इसका सही है। इसका चौथा आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है, इसको जो है आप लोगों को फिर एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। भाई ये तो कंपेरिजन हो गया लड़कों और लड़कियों में, और अपन को कंपेरिजन करना नहीं है कि ईमानदार होती हैं लड़के जो है रौबदार होती है, ये कंपेरिजन ये भी गलत है। तो कारण देखते हैं। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संरचनात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। भैया मतभेद आपको करने ही नहीं, समझ आई बात, सीधी सी बात है, मतभेद नहीं करना। तो यहाँ पर भी ए और आर दोनों गलत है। तो ए और आर देखिए तीसरा जो ऑप्शन है ये दोनों क्या है, गलत है, ये दोनों गलत है। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, को किस रूप में देखा जाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस रूप में देखना चाहिए। बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, गलत है। बच्चों असामान्यता नेगेटिव वर्ड है। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, अरे कमियां तो निकालनी नहीं है भाई, आप लोगों को बच्चा पर आधारित ही सोच रखनी है। विविधता का सामान्य चित्रण, हाँ अलग अलग लोग हैं तो उनको जो है आप लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है, ये सही लग रहा है। उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का सामान्य मापदंड, भैया बुद्धि उनको भाई उनको जो है मापदंड करना ही नहीं है, अलग अलग मापना ही नहीं है, आपको सभी को एक साथ लेकर के चलना है। तो इसमें विविधता का क्या करना है, सामान्य चित्रण करना है। और इसका जो ये तीसरा है, तीसरा ये राइट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कहता है, ये मेरा गलत हो गया था इसलिए मैंने कैंसिल किया है। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है प्रारूप संदर्भित, मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, मापदंड संदर्भित। तो भैया एवरेज से अगर कोई जैसे मान लो एवरेज 100 नंबर में से एवरेज आया 60% एवरेज आया, लेकिन कह रहा है कि जो विद्यार्थी एवरेज से मतलब वह आकलन जो विद्यार्थी के प्राप्तांक को अन्य विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से तुलना करने में, तो एक 60 आया एक 80 आया, तो 60 जो एवरेज आया सबका मिला करके और जो 80 आया, तो 80 वाला, तो ये जो अंतर है इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है स्टैंडर्ड रेफरेंस कहलाता है। कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया, एवरेज ले लिया, एवरेज से आपने जो है देखा कि भाई कौन कम ज्यादा है, ठीक है ना। तो एवरेज, तो इसे मानक संदर्भित कहते हैं। मैंने गलती किया था, मापदंड संदर्भित लगा दिया था, मापदंड ऐसे नहीं करते, ठीक है ना, ये मानक संदर्भित है। समझ आई बात। ये नॉर्म जो रेफरेंस्ड है, इसका जो बी नंबर है मानक संदर्भित, दूसरा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन कहता है कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अगर आप कक्षा में आकलन करते हैं तो कौन से कथन सही है। पहला क्वेश्चन है आकलन के छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन के
आकलन को छात्र की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर तनाव पैदा, भाई डर तनाव तो पैदा ही नहीं करना भाई, गलत बात है। तो तीसरा गलत है। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। भैया स्टैंडर्डाइज तो करना ही नहीं है। आपको जो आकलन करना है वो बच्चे को एवरेज नहीं बताना कि आप एवरेज हैं, कि आप कैसे हैं, होशियार है, ये आपको करना ही नहीं है। सभी को समान रूप से लेकर के चलना है। तो तीसरा चौथा गलत है। अब आप ऑप्शनों में देख सकते हैं कि तीसरा चौथा जिनमें है वो गलत है। तो तीसरा तो ये भाई डर तनाव पैदा नहीं करना, तो तीसरा सभी में है, जिसमें ना हो उसी को देखिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा सही है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये छांटना था कि कौन सा कथन सही है आकलन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 7वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। भैया आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को कौन सा बढ़ावा देगा। 4 ऑप्शन है। पहला, एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचाने। भैया यार एक लेख में संज्ञाओं को पहचाने, सिंपल सा क्वेश्चन है, संज्ञा नहीं पहचान पाओगे, ये तो साधारण है। दूसरा, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्द की सूची बनाएं, ये तो सिंपल है भाई, है ना। अखबार का लेख पढ़ें और उचित शीर्षक कभी भी बेटा नहीं ऐसा हो सकता। समझ आई बात। उचित शीर्षक को आप लोग मतलब वो तो डायरेक्ट दिखता है। अच्छा हाँ, ये चौथा देखिए, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचाने। अब 2 के बीच में आप लोगों को 2 लेख पढ़ना है, उन दोनों लेखों में आपको अब जो है मान्यताओं को पहचान करनी है, तो इसमें थोड़ी सा समय लगेगा, आप लोगों को थोड़ी सा उसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। ये जो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन करने में प्रायोरिटी मतलब बढ़ावा देगा। क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित, फिर ये अभिकथन और कारण वाला है। आइए, क्वेश्चन है, अभिकथन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। अब बौद्धिक रूप से अक्षम जो है देखते हैं भाई, जिनकी जो है लेखन शैली थोड़ी खराब होती है तो बोलते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता जो है कमजोर है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे उसका कारण क्या है वो देखते हैं। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। सही बात है भाई कि पहले से पूर्वाग्रह है कि इसकी राइटिंग खराब है तो ये जो है एवरेज कमजोर होगा। और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ये सही बोल रहा है कि आप अगर किसी की राइटिंग स्किल को लेकर के पहले से ही पूर्वाग्रह बनाए हुए, यानी पहले से किसी के व्यक्ति विशेष के प्रति धारणा बनाना, वो कहलाता है पूर्वाग्रह। सही बात है। तो अभिकथन जो कह रहा था उसी के अनुसार ही कारण है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों सही है। लेकिन और एक बात और है, जो कारण है, कारण अभिकथन की पूरी व्याख्या करता है। देखिए कारण भी जो है अभिकथन की व्याख्या करता है कि भाई अगर कोई बच्चा की राइटिंग खराब है तो वो कमजोर होगा। ये पहले से पूर्वाग्रह बनाया हुआ है टीचर, तो कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, और कारण अभिकथन की जो है व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। तो एक ही जो है आर सही व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मेरा ये गलत था, इसलिए मैंने कैंसिल लगा रखा है। इसमें मैंने दोनों गलत लिख दिया था, जबकि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन वो सही है, ये चौथा। आई बात समझ में? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन मैं अंतिम में देखता हूं उस 9वें क्वेश्चन को। अभी आप चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का ही सही मेल। देखिए कुछ अधिगम अक्षमताएं होती हैं बच्चों में, तो उनमें कौन सी जो है मतलब लेखन शैली को प्रभावित करेगी कि पठन शैली को प्रभावित करेगी, उससे लेकर के। तो पहले देखिए आप लोग, लेखन वैकल्य, ये जो है मोटर स्किल को प्रभावित करता है। सही बात है भाई, सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। ठीक है, ये मोटर स्किल ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। पठन स्किल जिसे बोलते हैं डिस्लेक्सिया, ये है संख्याओं और अंकगणित संक्रियाओं को की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। नहीं, इसमें पढ़ने में समस्या होती है भाई। ये गणित जो है अंकगणित की बात कर रहा है, ये तो गणित में होगा, है ना, ये नहीं है। आई बात समझ में? तो ये नहीं होगा, वो डिस्कैलकुलिया कहलाता है, जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, गति समन्वय वैकल्य, ठीक से देख सुन व बोल पाने की अक्षमता। नहीं, ये मेरा गलत हो गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये आपका डिस्प्रैक्सिया में ऐसा नहीं होता। गुणज वैकल्य, गुणज वैकल्य का मतलब डिस्कैलकुलिया, जिसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, तो इसमें पढ़ने की उल्टा बोल रहा है। देखो जो पठन वैकल्य है वो पढ़ने की क्षमता के बारे में, और जबकि उल्टा लिख दिया है इसमें। तो इसमें सही ऑप्शन है कौन सा? लेखन वैकल्य, जिसमें मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है, मतलब लिखने में। इसमें लेखन वैकल्य मतलब जो ये आपका डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और इसको प्रभावित करता है। किसको? स्किल्स को, स्पेलिंग को प्रभावित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है, स्वलीनता जिसे ऑटिज्म कहते हैं से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है। ऑटिज्म वाले व्यक्ति को किसमें आसानी होती है? बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। ऑटिज्म वाला व्यक्ति तो बातचीत नहीं, ये स्वयं में बेटा ऐसी वो
दूसरा है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, ये सही ऑप्शन है। गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव, ये गलत है। अजनबियों के संवाद करने में, नहीं, ये भैया परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, फैमिलियर होने में और प्रेडिक्टेबल रूटीन में इसको प्रॉब्लम होती है, डेली दिनचर्या में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कहता है प्रभावशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं, है ना, तो गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, जिनको भाई प्रतिभा होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके बारे में सही कथन नहीं। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रगतिशील हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं भाई। किसी बच्चा थोड़े सा कमजोर हो सकता है, कोई कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, मतलब फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर बुद्धि अच्छी कुशाग्र बुद्धि के साथ पैदा हुआ तो उसे विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है। तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, ये गलत बात है। वो जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हर चीज को जानने की क्षमता रखते हैं, और उनकी काल्पनिक शक्ति भी कमजोर होती है। प्रतिभाशाली है तो भाई काल्पनिक शक्ति कैसे कमजोर होगी? अगर वो प्रतिभाशाली है तो जिज्ञासा क्यों नहीं होगी? तो ये गलत है। चौथा है बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई। कोई पढ़ने में अच्छा तो खेलने में नहीं हो सकता, स्वाभाविक सी बात है ना। जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा हो तो, लेकिन ये गलत बात है कि भाई क्यूरियस नहीं होते, ये गलत बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? इसमें सी ऑप्शन गलत है भाई, उनमें जो ये सही नहीं है। तो सी, प्रतिभाशाली बच्चे जिज्ञासा की भावना कम होती है जबकि उनमें ज्यादा होती है ना, जिज्ञासा होती है हर चीज को सीखने की, वो जो है जिज्ञासु रहती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, 12वें का तीसरा। कौन सा? 12वें का तीसरा सही आंसर है इसका आंसर अगर बात करें तो। आगे बात करेंगे हम 13वें ऑप्शन में, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट। पहला, विद्यार्थियों के अधि संज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है। भाई अगर स्वयं जो है कोई गलती करता है ना, त्रुटि विश्लेषण करता है, मतलब अगर कोई गलती हुई उसका एनालिसिस करेंगे तो भाई उस कमजोरी को हटाने का कार्य करते हैं, वो बाधा थोड़ी बनेगा, है ना। हम जो भाई असफल हुए एक बार तो दोबारा वो जो गलती की वो दोबारा थोड़ी करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि, नहीं गलत बात है, ये सार्थक गतिविधि है, निरर्थक है ही नहीं। नेगेटिव वर्ड को हटाना। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। हाँ, हमने जो पहले गलती की एनालिसिस करके उस गलती को हम सुधारते हैं, ये तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। भाई ये गलत है ना, फासला क्यों पैदा करेगा भाई, समझ बढ़ेगी ना। अगर कोई पहले गलती की है और बाद में उसमें गलती दोबारा थोड़ी करेंगे, उसमें सुधार ही किया जाएगा, क्योंकि एक ही गलती को रिपीट थोड़ी किया जाएगा। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये सी नंबर की विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है कि भाई हमने ये गलती की थी, इसको सुधारना है। चलिए आगे आते हैं, 14वां ऑप्शन है। 14वां क्वेश्चन जो कहता है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, गलत बात है, मैंने यही लगाया था, गलत हो गया था। दूसरा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। हाँ, जो प्रक्रिया करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, वो प्रोसीजर जो नॉलेज होता है, आप लोगों को प्रोसीजर नॉलेज किसमें मदद करता है भाई? आपका कार्यविधि उन्मुख होता है, यानी आप क्या करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। कोई प्रोसेस जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें कुछ प्रक्रिया करनी होती है, कार्यविधि करनी होती है। तो ये तीसरा है, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। भाई फैक्ट थोड़ी बताता है, प्रक्रिया अगर करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल के बारे में फैक्ट नहीं निकलता, बल्कि आप उसकी प्रक्रिया सीख रहे होते हैं। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं दिखता। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कौन सा? प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, दूसरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहता है जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में, भैया जिनमें संशोधन करना होता है उनमें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर सही ऑप्शन, चौथा सही आंसर। तो इसमें दोस्तों डी नंबर यानी चौथा, यानी लंबा और लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं, ये ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन कहता है, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन पढ़ता हूं मैं। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। ठीक है भाई, अभिकथन पढ़ लिया, अब कारण देखते हैं। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने में और अपनी प्रगति के लिए मदद के लिए कर सकते हैं। हाँ भाई, मतलब बच्चा स्वयं से करे, तो ये सही बात है। तो ए और आर दोनों कथन सही होंगे, और जो आर है वो ए ऑप्शन की सही व्याख्या कर रहा होगा जो ऑप्शन हो। तो देखिए चौथा वाला कौन सा, इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही है। 16वें का जो चौथा है वो सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है।
आइए अब आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, तो ऑप्शन है किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? हमने जो पहले सीखा है बाद में वो क्यों नहीं काम आता है? गलत बात है ये। दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हाँ, मतलब निर्देशित खोजबीन में क्या करते हैं? स्वयं खोजते हैं बच्चे, तो बच्चे स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं खोजबीन में, ठीक है ना, बच्चा स्वयं से करता है काम। तो दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। तीसरा, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में, ये गलत बात है भाई, ताना डिक्टेटर नहीं होता, ये तो नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हल पर छोड़ दिया जाता है नहीं, है ना। वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाई इसका फोल्डिंग मदद करनी है, ठीक है ना, तो बच्चा अगर कहीं फंस रहा है तो मदद भी करनी। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, बच्चा स्वयं से कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं फंस रहा है तो बच्चे को हल्का सा हिंट देना जरूरी है। तो दोस्तों सत्र में का जो दूसरा ऑप्शन है ये राइट आंसर है। दूसरा, स्वयं के लिए ज्ञान रचना करने के अवसर मिलते हैं खोजबीन प्रणाली में, निर्देशित जो खोज आधारित उपागम है, तो इसमें स्वयं से बच्चा करता है। 17वें का आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 18वें का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावित नहीं होती? तो भैया अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, गलत बात है भाई। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने की, भाई रोट लर्निंग गलत बात है। हाँ ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, पहला दूसरा, तो इसमें समय प्रभावित तो नहीं, रोट लर्निंग, भाई रट्टा मारना गलत बात है। रोट लर्निंग जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत बात है, ठीक है ना। तो तीसरा, रोट लर्निंग नहीं करानी बच्चे को, है ना, समझ विकसित करनी है, स्वयं से बच्चा करे, रोट लर्निंग नहीं करानी, रोट लर्निंग गलत बात है। 18वां। 19वां देखते हैं, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? तो ये जो है सामाजिक रचनावाद पर होगी, यानी आपका सोशल कॉन्स्ट्रक्टिव होगी, ठीक है ना, समाजवाद पर होगी, यानी वहां पर सभी प्रकार के बच्चे जो है सभी वर्गों के बैठे होंगे, तो ये किस पर होगी? सामाजिक रचनावाद पर, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, यानी सॉरी, इसका जो दूसरा है वो ऑप्शन सही है 19वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन फिर अभिकथन और कारण का है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावना, समानुभूति में हम क्या करते हैं? दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए, ठीक है। तो समानुभूति में हम क्या करते हैं? सहानुभूति की बात अलग होती है, सहानुभूति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी सहानुभूति होती है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने में हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को हम ये मानते हैं कि दूसरे की भाई अपनी भावनाओं को ही हम समझ लेते हैं, सामने वाले की भावनाएं भी, तो ये समानुभूति कहलाती है। क्या कहलाती है? समानुभूति कहलाती है, एम्पैथी, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? एम्पैथी रखना। तो इसमें ए ऑप्शन तो सही है, ठीक है। कारण देखते हैं, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से नहीं भाई, इमोशंस और जो कॉग्निटिव है, कॉग्निशन और इमोशंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये तो गलत बात है, तो कारण गलत है, जबकि ए ऑप्शन सही है। तो ए सही है, कारण गलत है, यानी आर गलत है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कहता है, 21वां क्या कहता है? तो पढ़ते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित सिद्धार्थी बनाने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है? यानी वो स्वयं से काम करें, स्वप्रेरित स्वयं से काम करें, इसके लिए क्या कर सकता है? तो इसमें देखिए, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके, भैया रीइंफोर्समेंट नहीं, आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखवा कर, आगे देखते हैं, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, और आगे छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, उनको स्वयं से मतलब ज्ञान विकसित करने में प्रोत्साहित करना, ये सही बात है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और मेरा ये सही भी था, तो 21वें का चौथा ऑप्शन सही है। 22वें की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन, तो व्यक्तिगत रुचि, भाई इंटरेस्ट पर कार्य हो, यानी या कार्य के आनंद में अभिप्रेरणा, भाई व्यक्तिगत, भाई अगर एक बात बताऊं, मैं व्यक्ति हूं, मेरा इंटरेस्ट अगर पढ़ने में है, खेलने में है, तो मैं वही काम करूंगा, तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद की, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? इसमें देखिए कुछ बातें कही गई हैं, वो किस बहस पर है? तो क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो विकास का निरंतर विचित्र दृष्टिकोण नहीं, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण नहीं, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण नहीं, ये प्रकृति परिवेश का विकास पर है। भाई समाज में परिवेश में हम रहते हैं, तो ये क्या है भाई? धारणा बनी हुई होती है ना, तो ये परिवेश पर निर्भर, तो प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव है। समाज का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, और वही हम परिवेश में जिसमें रहते हैं उसी का हमें प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर है, 22वें का चौथा, सॉरी 23वें का चौथा।
आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन है डैश डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज है। तो इसका किशोरावस्था विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान। तो यौन पहचान हमें कब होती है? जब हम किशोरावस्था में होते हैं। कब? जब हम एडल्सेंस एज में होते हैं। किशोरावस्था यानी लगभग, ये आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में, आपके लगभग 11 साल के आसपास, 10-11 साल के आसपास के ऊपर की किशोरावस्था में। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन कहता है फिर अभिकथन कारण। तो अभिकथन है बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। हाँ ठीक है भाई, समाज के मूल्यों को प्रत्यक्ष डायरेक्ट भी सीखते हैं, डायरेक्ट भी सीखते हैं। कारण समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया नहीं है भाई, ये तो गलत बात है, एक जटिल प्रक्रिया है। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरल प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन तो सही है लेकिन आर गलत है। ये जटिल प्रक्रिया है, समाज में समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, तो आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, वो ऑप्शन सही है। मेरा गलत हो गया था इसलिए मैंने कैंसिल कर रखा है। ये देखिए, इसका दूसरा सही है। तो 25वें का दूसरा ए सही है लेकिन आर गलत है, ये दूसरा सही है इसका। 26वां क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संख्यात्मक सोच को मूर्त संख्यात्मक, तो भैया अमूर्त तर्क, मतलब इसमें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाता है भाई, लॉजिक करने की क्षमता आती है। तो अमूर्त तर्क इसका आंसर सही है। 27वां क्वेश्चन है जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर वो कहते हैं संस्कृति के प्रभाव के रूप में विचार करने में विफल थी। किसके रूप में भाई? वो संस्कृति पर विचार, कल्चर पर विचार नहीं किया, अनुभव पर, क्रिया पर, परिपक्वता पर, ठीक है, लेकिन उन्होंने संस्कृति पर विचार करने में विफल थी। ठीक है, आगे आइए 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा सुमेलित, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उन्मुख, तो अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। दूसरा है कानून और व्यवस्था उन्मुख, तो इसका चौथा ऑप्शन जो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुख है, बुरे परिणामों का प्रभाव है भाई, दंड, अगर बुरे परिणामों का प्रभाव है, अगर बुरा काम करेंगे तो दंड और आज्ञा कारण, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे आते हैं 29वां है जीन पियाजे का जो और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो इनमें जो है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं भैया, अर्थ निर्माण में शामिल होते हैं, ये सही बात है। आई बात समझ में? तो चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, क्या प्रस्तावित किया था कि, तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चों में बहुत क्षमता होती है। सही बात है भाई, वो बच्चों में कैपेसिटी बहुत होती है जिसमें वे कार्य में भी शामिल होते हैं और वो दूसरों के सहयोग से कार्य कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, तो सपोर्ट की बात की गई है, इसमें सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। लेव वाइगोत्स्की सहयोग की बात करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने सीडीपी के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया जो 2026 7 फरवरी के पेपर सेकंड में आए हुए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगली वीडियो हम जो लाएंगे, जो गणित के क्वेश्चनों को हम जो है मतलब शामिल करेंगे, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसके भी हम धीरे धीरे करके आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को ये वीडियो पहुंचे और उनको भी जो है सीटेट निकालने में पासिंग मार्क्स जो आते हैं उनमें मदद मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।